हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपने वीज़ा का जो सारा जर्नी है वो शेयर करूँगा आपसे। कैसे मैंने इंटरव्यू दिया, कैसे मुझे ऑफ़र मिला, कैसे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला, कैसे मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। सो सारे टॉपिक्स मैं इसी वीडियो में कवर नहीं करूँगा, और भी मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन 4 टॉपिक्स मैंने सोच रखा है। पहला टॉपिक है फाइंडिंग अ जॉब इन यूके। सो रियलिस्टिक अप्रोच कि कैसे यूके में हम लोग जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही रील्स डाल देते हैं या वीडियोज़ डाल देते हैं अनरियलिस्टिक अप्रोच। मैंने 2 स्पॉन्सरशिप वाले जॉब्स लिए हैं, एक इंडिया से और एक विद इन यूके। सो आई थिंक मुझे फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि कैसे एक जॉब ढूँढ सकते हैं स्पॉन्सरशिप वाला यूके में, ठीक है? दैट इज़ वन। सेकंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि इंडिया में जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है यूके का, ठीक है? काफ़ी सिस्टमैटिक, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो मैं आपका कोर जो टेक्नोलॉजी होगा या कोर कॉम्पिटेंसी का जो होगा, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है या बंदी है, तो उसको मैं उसके मतलब क्या क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं, ठीक है? कि टेल मी एन एग्जांपल व्हेन यू शोड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है? मैंने एक छोटा-सा एग्जांपल दिया। लेकिन इस पे मैंने भी काफ़ी प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने 2-2 इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं। और मेरे पास 2-3 वर्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे, जिसमें बहुत से सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रोबेबल जो कि आ सकते हैं। तो वो मैं कवर करूँगा। थर्ड जो है वीज़ा प्रोसेस का एंड टू एंड, है ना? वीज़ा प्रोसेस का एंड टू एंड वो करूँगा। और फोर्थ जो है आफ्टर लैंडिंग इन द यूके। सो आफ्टर लैंडिंग इन द यूके मतलब बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द यूके, ठीक है? या हाउ टू फाइंड अपार्टमेंट इन द यूके। तो हाउ टू फाइंड अ जीपी इन द यूके। तो ये सब काफ़ी कॉमन है, लेकिन कुछ अनकॉमन है जिसका आंसर कभी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब आप यूके में आओगे, तो आपका जो टैक्स कोड होता है, सो इंडिया में कैसे होता है कि आपका जो मतलब सैलरी से जो टैक्स कटता है, लेकिन आपको फिर फर्दर डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है और आप टैक्स बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एलआईसी में पैसा लगा रहे हो, या रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो एचआरए में आप पैसा बचा लेते हो। तो ये सब सारी चीज़ होती है, लेकिन यूके में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपकी इतनी सैलरी है तो इतना टैक्स कटेगा। तो उसमें बहुत सारे कोड्स असाइन ये लोग करते हैं कि अगर आपकी इतनी सैलरी है तो ये कोड में हो आप, है ना? तो जो नॉर्मल टैक्स कोड होता है, उसमें मतलब ऐसे ही रहता है कि इतने परसेंट तक इतना टैक्स कटेगा, इतने परसेंट तक इतना टैक्स कटेगा, ऐसे रहता है। लेकिन फर्स्ट मंथ में आपको इमरजेंसी टैक्स कोड पे रखा जाता है, तो आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। फिर आपको क्या करना होता है, एचएमआरसी को फ़ोन करना पड़ता है, उनको फ़ोन करके आप अपना टैक्स कोड करेक्ट करवाओगे, तो फिर आपका फिर नॉर्मल टैक्स कटेगा, है ना? तो पहले महीने की जैसे मेरी सैलरी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स कटा हुआ, तो मुझे लगा इतना कम पैसा क्यों आ रहा है? लेकिन फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि नहीं, तुमको टैक्स कोड चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भी इमरजेंसी टैक्स कोड है। तो ये सब जो है कोई नहीं बताता, तो मैं ये बताऊँगा, ठीक है? अब पहले हम लोग कवर करते हैं वीज़ा प्रोसेस इस वीडियो में, क्योंकि हाँ, मैं समझता हूँ कि फाइंडिंग अ जॉब वो भी क्रिटिकल है, इंटरव्यू भी क्रिटिकल है, लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं वीज़ा प्रोसेस को लेके, तो पहले उसको कवर करते हैं एंड टू एंड, ठीक है? सो पहले चलो, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपको ऑफर लेटर आया कंपनी से, ठीक है? ऑफर लेटर आया, तो फिर जब आपको बुलाएँगे वो इंडिया से, तो आपको कॉस्ट देंगे वो, है ना? जिसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिफाइंड और दूसरा होता है अनडिफाइंड। सो डिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड जब किसी को इंडिया से, फॉर एग्जांपल जब आउटसाइड यूके, लेट्स से आउटसाइड यूके से जब बुलाना हो, तो हम लोग उसको डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, ठीक है? तो वो इश्यू होता है। दूसरा होता है अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ऑलरेडी यूके में है और वो अपना एम्प्लॉयर चेंज कर रहा है, तो दूसरे कंपनी में जा रहा है, तो विद इन यूके अगर दूसरी कंपनी उसको बुला रही है, तो उसको वो अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगी, ठीक है? जैसे मुझे मिला था, जैसे मैंने अपना कंपनी चेंज किया था यहाँ यूके में, तो मुझे मेरी दूसरी कंपनी जो जिसमें मैं अभी भी हूँ, उसने मुझे अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया था। और डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस तो पहला ये है कि डिफाइंड वाला जो होता है वो बाहर के लोगों को दिया जाता है, अनडिफाइंड विद इन यूके वालों को दिया जाता है, दैट इज वन। दूसरा, लोग सवाल पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, है ना? तो ये डिफरेंस टाइमिंग का भी है। सो डिफाइंड में क्या होता है कि अप्रूवल लेना पड़ता है होम ऑफिस से। सो ये लोग जाते हैं, जो एम्प्लॉयर है वो जाएगा होम ऑफिस के पास और आपका डिटेल सारा देगा, और फिर वो अप्रूव करेंगे होम ऑफिस वाले, और फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको असाइन होगा। नाउ मैंने जो स्टडी की है उससे यही पता चला कि 24 टू 48 आवर्स लगता है होम ऑफिस को अप्रूव करने में, लेकिन होम ऑफिस को उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अगर हो सकता है कि आपके बारे में उनको कुछ और डिटेल्स भी चाहिए हो।
तो इसलिए वो डिले कर सकते हैं और फिर आपका एम्प्लॉयर वापस आपके पास आएगा, वो डिटेल्स मांगेगा और फिर होम ऑफिस को देगा, फिर होम ऑफिस अप्रूव करेंगे। नाउ इसका जो चांसेस है काफ़ी अनलाइकली है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं यार, 9 to 5 जॉब करने वाले, ऐसा क्या अब नॉर्मल होगा हमारे साथ, है ना। तो इसका जो, इसलिए मैंने बोला कि काफ़ी अनलाइकली है। लेकिन दूसरा जो रीज़न है डिले का, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा 10 दिन हो गया नहीं आया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया, तो एम्प्लॉयर भी डिले करता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करवाने में। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर आप देखें तो मुझे मई में ऑफर आया था, मई एंड में, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप 15 जुलाई को मिला था। अभी मैं रिसर्च कर रहा था सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरा जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो 15 जुलाई को इशू हुआ था, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा है कि रिक्वेस्ट भी शायद 15 जुलाई को ही हुआ था। और मुझे मेल जो है एचआर से वो भी 15 जुलाई को ही आया था। तो फिर मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि काफ़ी दिन बाद, फॉर एग्जांपल मई में ऑफर लेटर आया और जुलाई में इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करवाया, तो इन्होंने खुद ही टाइम लगाया एम्प्लॉयर ने, है ना। तो एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कराना होता है, सिर्फ हम ही तो है नहीं हायर, है ना, और लोग भी हायर हुए हैं, तो उनका भी कराना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका अगर आप शॉर्ट आंसर देखोगे, लॉन्ग आंसर शॉर्ट, पहला तो ये है कि लेट अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयर्स ही, इसीलिए डिले होता है। और कोई मतलब कोई खास वजह मुझे लगी नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो आ जाएगा, टेंशन मत लो, आपके एम्प्लॉयर बिजी होंगे, है ना। दूसरा जो होता है वो होता है अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। नाउ अनडिफाइंड में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉयर को एक एलोकेशन होता है, जैसे 100 सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का, 500 सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके पास मान लो 100 एलोकेशन है, तो आप ऑटोमेटिकली जाओ अपने पोर्टल पे, आप नाम पता जो भी डिटेल्स भरना है भरो, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इंस्टेंटली असाइन हो जाता है। सो अनडिफाइंड वाले में कोई अप्रूवल नहीं होता होम ऑफिस का, एज फार एज आई नो, वो इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहा। नाउ अब मैं आपको अपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का वॉक थ्रू करा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैं आपको अपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का वॉक थ्रू दे देता हूँ। मैंने सारे डिटेल्स जो है वो छिपा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कुछ कुछ सेक्शन जो है उसको नहीं छिपाया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्किल्ड वर्कर न्यू हायर्स डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब मैंने आपको बताया था कि ये यूके के बाहर से मतलब किसी को बुलाना हो तो उसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर्ड लाइसेंस नंबर, तो ये जैसे मेरे एम्प्लॉयर का डिटेल्स था, ये स्पॉन्सर नेम क्या था, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, इस डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस क्या है, करंट सर्टिफिकेट स्टेटस डेट क्या है। ठीक है, अब इतना मुझे ये सब डिटेल्स के बारे में तो पता नहीं कि कौन कौन सा डेट है, डेट असाइंड, है ना, डेट असाइंड कब की है, तो यही मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल 15 जुलाई जो था, है ना। एक्सपायरी कब का है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता है, उसमें होता है कि आप इशू हो गया तो वो बंदा जल्दी यूज़ करके अपना वीज़ा अप्लाई करे। ठीक है, उसके बाद से आगे आता है स्पॉन्सरशिप विदड्रॉन, येस नो, तो इसमें नो हो गया, स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ तो किया नहीं गया ना, ऑफ कोर्स। उसके बाद से हाँ, आगे अगर आओगे तो आप देखोगे जैसे मेरा नेम है, फैमिली नेम क्या है, गिवन नेम क्या है ना, अदर नेम, तो अदर नेम तो कुछ है नहीं। उसके बाद से नेशनैलिटी मेरा क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये सब पासपोर्ट से ये लोग लेते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है ना। फिर ये सब पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पासपोर्ट नंबर क्या है, कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर होगा, प्लेस ऑफ इशुएंस क्या था पासपोर्ट का, फिर एड्रेस क्या है ना, जो मेरे घर का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एड्रेस, कंट्री या टाउन, काउंटी क्या है, पोस्ट कोड क्या है, कंट्री क्या है ना, ये सब सारी डिटेल्स। नाउ आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहाँ ये सब यूके आईडी नंबर, तो यूके आईडी नंबर तो था नहीं मेरा, क्योंकि मैं तो मतलब इंडिया से आ रहा था। यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ना नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है ये आपका पैन नंबर, जैसे पैन कार्ड होता है ना इंडिया में, वैसे ही नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, तो वो है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर, एम्प्लॉय नंबर, तो ये सब तो कुछ है नहीं, क्योंकि मतलब मैं इंडिया से आने वाला था। वर्क डेट्स में था कि मैं कब स्टार्ट करूंगा, मेरा कब एंड होगा, तो मेरा 3 साल का ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, तो ये स्टार्ट डेट से 3 साल बाद ही एंड होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डज द माइग्रेंट नीड टू लीव एंड री इंटर द यूके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रूवल। ना मुझे इसका ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये पीरियड ऑफ अप्रूवल ये क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 3 साल का है तो 3 साल में क्या मैं बाहर जा सकता हूँ क्या यूके के, तो उसमें येस है, तो मतलब मैं यूके के बाहर जा सकता हूँ घूमने, फिर आ सकता हूँ वापस, है ना, ये लगता है मुझे। मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था ये कि
मतलब हम लोग क्या बाहर जा सकते हैं क्या? तो हाँ, मुझे लगता है कि अगर यहाँ येस रहेगा तो जा सकते हैं। वैसे मुझे लगता है सबका येस ही होना चाहिए इस हिसाब से तो, क्योंकि कोई 3 साल ऐसा तो नहीं हुआ यार कि कोई 3 साल यूके के बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया। फिर टोटल वीकली आवर्स ऑफ वर्क कितना घंटा काम करना है, ये है। नाउ मेन एड्रेस इन द यूनाइटेड किंगडम, ये मेरा जो है वो कंपनी का ही एड्रेस यहाँ डला हुआ है, ठीक है। नाउ मेरा डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल क्या जॉब टाइटल मेरा होगा, क्या जॉब टाइप होगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, न्यू इंट्रेंट, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता। सैलरी कितनी होगी मेरी, और टिक टू कंफर्म दैट द पोस्ट इज एट द अप्रोप्रिएट स्किल लेवल एज सेट आउट इन द स्पॉन्सरशिप गाइड। मतलब एक सर्टेन स्किल के लोगों को ही आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उसका है कि क्या मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया है। टिक टू सर्टिफाई मेंटेनेंस फॉर माइग्रेंट। नाउ ये मैं डिटेल्स बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए नॉर्मली, है ना। वो लगता है कॉस होना चाहिए, जॉब ऑफर होना चाहिए, टीबी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है कि आपको दिखाना होगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना। तो इसमें अगर यहाँ येस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे में लिखा है टिक टू सर्टिफाई मेंटेनेंस फॉर माइग्रेंट एंड डिपेंडेंट्स इफ एप्लीकेबल, तो येस। अगर येस लिखा है तो इसका मतलब है कि मेरे एम्प्लॉयर जो है वो मुझे मेंटेन करेगा इनिशियली, है ना। और इसके लिए मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, है ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मतलब मेरा एम्प्लॉयर मुझे मेंटेन करेगा। नाउ माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट, तो पेई रेफरेंस सप्लायर, पेई रेफरेंस नंबर, तो ये पता नहीं कुछ होगा एम्प्लॉयर का। और इस पीडीएफ लेवल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट, तो ये नो था, है ना। तो ये सारा डिटेल्स जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेरे है। मेन यही था कि लोग बोलते हैं ना कि मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट लगाना है कि नहीं। तो अगर अगर आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में येस लिखा हुआ है तो आपको नहीं लगाने की ज़रूरत है, अगर नो लिखा है तो लगाने की ज़रूरत है ऑफकोर्स। तो ये रहा मेरे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का वॉक थ्रू, जिसमें क्या क्या डिटेल्स होता है आपने देखा, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं वीज़ा प्रोसेस पे। पहला स्टेप जो होता है हमारा वीज़ा के लिए वो क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जब वो हमें मिल जाता है तो हम जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ना वीज़ा अप्लाई कहाँ करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके होम ऑफिस के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई कर दोगे, सारा फॉर्म भर दोगे उसमें, है ना, सारा पेमेंट कर दोगे, फिर लास्ट में वो आपको बोलेगा कि वीएफएस ग्लोबल, मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ, वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके ही अपना बायोमेट्रिक, है ना, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ, और अपना सिग्नेचर, अपना फोटो, सब कुछ देना होगा। और इवन अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो सब वहीं जमा कराना होता है। तो पहले फॉर्म हम लोग भरेंगे होम ऑफिस के वेबसाइट पे, फिर वो आपको रीडायरेक्ट करेगा वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट पे, फिर वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट लोगे। और आप ये फिर जाके जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन अपना बायोमेट्रिक दोगे, फोटो खिंचवाओगे और सारा डॉक्यूमेंट जमा करोगे, ठीक है। नाउ हम लोग आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट मिलेगा कि आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो मैंने क्या लगाया था, मैंने अपना जॉब ऑफर लेटर लगाया था, क्योंकि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो होगा वो आपको मिलेगा, जो लगाना होता है वो कॉस्ट होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का एक कॉपी दे दो। फिर तीसरा होता है टीबी सर्टिफिकेट। तो इंडिया में टीबी काफ़ी होता है, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको टीवी का टेस्ट कराना पड़ता है। नाउ ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी करा सकते हो, आपको जाकर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि यूके वीज़ा के लिए अप्रूव्ड जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वहीं पे जाके आप सर्टिफिकेट टीवी सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिया था मैक्स, सो साकेत वाला नहीं, दिल्ली में लाजपत नगर में भी एक मैक्स है, वो है। अभी वो है कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि मैंने 2021 में किया था, शायद अभी भी होगा ही। तो वहाँ पे जाके आप बताओगे कि मैं यूके वीज़ा के लिए मुझे चाहिए, तो वो आपका फिर नंबर लगेगा उसमें, फिर आपका वो एक्सरे लेंगे, वो डॉक्टर वहाँ देखेगा कि आपको टीबी है या कुछ सिम्टम वगैरह तो नहीं है। फिर वो आपको लिख के देगा कि आप फ्री फ्रॉम टीबी, और फिर वो सर्टिफिकेट देगा, तो वो भी वीज़ा में लगता है, ठीक है। वो टीबी सर्टिफिकेट हो गया। और फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होता क्या है कि इंडिया जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो नहीं है। अगर आप अमेरिका से चलो यूके का वीज़ा लगवा रहे हो फॉर एग्जांपल, या ऑस्ट्रेलिया से लगवा रहे हो, तो वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ के लोगों को तो कॉन्फिडेंस है कि चलो वो इंग्लिश बोल लेंगे। लेकिन अगर हम और आप जो मतलब हिंदी स्पीकिंग कंट्री, या और भी लैंग्वेजेस, हिंदी ही मैं नहीं बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल मलयालम, तेलुगु, है ना, तो
ये सब सारे लैंग्वेजेस मतलब हम लोग बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो उतने हम लोग प्रोफिशिएंट होते नहीं हैं। तो उसको हम लोग को प्रूव करना पड़ता है यार कि हमें भी इंग्लिश आती है। तो कैसे प्रूव करना है उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने जो किया था मैं वो आपको वो अप्रोच बता देता हूँ अभी। तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक नैरिक करके होता है, ठीक है। तो नैरिक क्या होता है कि अब नैरिक का वैसे नाम चेंज हो गया, वो इक्टिस हो गया, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नैरिक का ही वेबसाइट मतलब इक्टिस का ही वेबसाइट खुलेगा अगर आप नैरिक सर्च करोगे, तो NARIC। तो ना उसमें क्या होता है कि अगर आपने डिग्री किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है, तो आप नैरिक से एक डिग्री का कन्वर्जन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका इंडिया का डिग्री यूके के कौन से डिग्री के बराबर है, जैसे इंडिया का बैचलर्स यूके के भी बैचलर्स डिग्री के बराबर है। और आपने जो ये पढ़ाई की है और इंग्लिश में की है, इससे हम कह सकते हैं कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी वो इतने लेवल की होगी, ठीक है। तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी से एक लेटर मांगा जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि दिस इज टू कंफर्म दैट विदित हैज स्टडीड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। दिस इज टू कंफर्म दैट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर दिस कोर्स इज इंग्लिश। तो ये एक लेटर मैं मेरी यूनिवर्सिटी ने इशू किया। तो ये लेटर मेरे सारे ईयर के मार्कशीट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है वो, और डिग्री, ये तीनों के साथ मैंने यूके नैरिक में वीजा एंड नेशनैलिटी सर्विसेज खरीदा उनका, है ना, ये सर्विस होता है। तो जब मैंने ये खरीदा तो उन्होंने मुझे एक लेटर इशू किया कि विद इट डेट ऑफ बर्थ दिस, होम एड्रेस दिस। उसमें मैंने ये पढ़ाई की है, तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ के भी ग्रेजुएशन के बराबर है। और मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो ये है ना, C2 दिया था मुझे, शायद C1 या C2, है ना। तो ये था। तो ये मैंने एक लेटर लगाया था। तो मुझे लेटर लगाना था नैरिक का, वो एक सर्टिफिकेट जो था वो लगाना था, और मेरा डिग्री भी लगाना था, ठीक है, उसका कॉपी, तो वो मैंने लगाया था ना। मैंने अपनी वाइफ के साथ अप्लाई किया था, अनामिका के साथ। तो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाया था, ठीक है। तो ये रहा मेरा सारा डॉक्यूमेंट। नाउ बैंक स्टेटमेंट की बात आती है कि पैसा कितना दिखाना होता है अकाउंट में, है ना। तो मैंने आपको जैसे कॉस्ट में दिखाया था, है ना, कि मेंटेनेंस का एक सेक्शन होता है जहाँ पे अगर वो टिक रहेगा तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाना है। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे वो टिक करके दिया था कि यस, वो लोग हमको सपोर्ट करेंगे। आपको मैंने जैसे दिखाया अपने कॉस्ट के वॉक थ्रू में, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और अनामिका के लिए भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ मैंने और अनामिका ने साथ में ही अप्लाई किया था। तो मैंने अपना फॉर्म भरा, फिर अनामिका का फॉर्म भरा, और फिर हमारा अपॉइंटमेंट भी साथ साथ ही था। और जब उनको पता होता है कि हस्बैंड वाइफ है, तो जो सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्लब कर देते हैं। इवन हमारा जो पासपोर्ट था वो एक साथ ही दिया था, तो एक साथ ही सारा डेस्क उसने पासपोर्ट जो है हमारा वो गया था, है ना, साथ साथ में। तो ये भी एक बात है ना। वीज़ा एप्लीकेशन में जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का चार्जेस है वो तो लगेगा ही, लेकिन एक IHS जिसको हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं वो भी लगता है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अभी जो है वो £624 पर पर्सन पर ईयर है। तो इनिशियली मेरे एम्प्लॉयर ने 3 साल के लिए मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया था। तो उसके लिए क्या होता है कि 624 × 3 = 1872। सो मेरा 1872 लगा था, और अनामिका का भी 1872 लगा था, ठीक है। अब डिपेंडेंट का मैं बता देता हूँ कि डिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का तो मैंने वॉक थ्रू नहीं दिया। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं वो भी आपको दे दूंगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगा था अनामिका का वो बड़ा सिंपल सा था। तो उसका डॉक्यूमेंट जो था वो लगा था एक TB सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बता दिया वो। और दूसरा TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस सर्टिफिकेट। और दूसरा जो लगा था एक मैरिज सर्टिफिकेट लगा था, बस। उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं लगा था। डिपेंडेंट का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये रहा। नाउ डिपेंडेंट का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लगेगा कब लगेगा, जब आप फॉर एग्जांपल स्किल्ड वर्कर वीजा या डिपेंडेंट वीजा पे 5 इयर्स यूके में रह लेते हो, तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको ILR भी बोलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जब आप ILR के लिए अप्लाई करोगे तो उस समय डिपेंडेंट को भी अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अनामिका के भी डिग्री का मैं नैरिक करवा लूँ, है ना। अभी मैंने करवाया नहीं है, लेकिन वो करवाना है। तो ये हो गया, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं हेल्थ सरचार्ज के बारे में, थोड़ा और हम बात कर लेते हैं। तो हेल्थ सरचार्ज होता क्या है? तो होता ये है कि जैसे यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मतलब प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे दिल्ली में कैसे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं,
तो वैसे ही क्या होता है कि हर एरिया में डॉक्टर्स के बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जिनको गवर्नमेंट रन करती है, एनएचएस रन करती है, ठीक है। तो जब भी आप यूके आते हो तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ता है, जिसको हम लोग जीपी, यहाँ पे जीपी बोलते हैं, जीपी सर्जरी। तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो आप रजिस्टर करोगे तो होता क्या है कि यहाँ के लोग हैं उनका हेल्थ केयर तो फ्री है ना। लेकिन हम लोग जो स्किल्ड वर्कर आते हैं हमारा भी फ्री है, क्योंकि हम लोग आईएचएस जो हेल्थ सरचार्ज है वो हम लोग पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा भी फ्री हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी तबीयत खराब हो गई है ना, खुदा न खास्ता अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप जीपी में अपॉइंटमेंट में लेते हो, है ना। वो आपको देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल चलो नॉर्मल फीवर है तो उन्होंने पैरासीटामोल आपको लिख दिया है ना, या कुछ एंटीबायोटिक लिख दिया, कुछ इन्फेक्शन है तो। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा सीरियस बीमारी है, गॉड फॉरबिड, है ना, तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो फिर जीपी आपको रेफर करता है उन हॉस्पिटल में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी स्पेशलिस्ट है तो उसके पास करेगा, अगर पेट का कुछ है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। तो पहला जो स्टेप होता है वो जीपी का होता है ना। और फिर आपको वो रेफर करता है कि आपको कौन से स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और जैसे अगर यूरिन रिलेटेड कोई इशू है तो यूरोलॉजिस्ट के पास, तो ये आपका जीपी आपको रेफर करता है। तो जो हेल्थ सरचार्ज है इसी के लिए लिया जाता है। हेल्थ सिस्टम जो है यूके का पूरा फ्री है। अब फ्री है तो इसके मतलब फ़ायदे हैं और घाटा भी है। घाटा ये है कि काफ़ी डिले है ना। और यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस भी होता है, तो अगर आप हेल्थ सरचार्ज तो को पे करना ही है। आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी लो या ना लो वो आप पे है, लेकिन आपको हेल्थ सरचार्ज तो पे करना ही है। ना ये होता है कि अगर आप हेल्थ सरचार्ज पे तो करोगे ही, लेकिन अगर प्राइवेट इंश्योरेंस आपने लिया है तो आपको पहले तो जीपी के पास तो जाना ही है, अपना जो लोकल आपका डॉक्टर है उसके पास जाना है, उससे लिखवाना है कि सुनो भाई मुझे पेट का दिक्कत है, मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर तो करवाना है। लेकिन आप जो रेफर करोगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें 2 महीने का वेटिंग है, तो मेरा भाई तो मेरी तो तबीयत तो खराब है। तो फिर वो क्या करेगा कि आपको लेटर लिख के देगा कि मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ इसको कि इसके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो ये अपना प्राइवेट डॉक्टर से दिखा लेगा। तो देखो हॉस्पिटल तो सेम ही है, लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट के लोगों के लिए लाइन अलग है और सरकारी लोगों के लिए लाइन अलग है। तो प्राइवेट अगर जाओगे तो अगर गवर्नमेंट वाले में 2 महीना में आपका अपॉइंटमेंट आएगा या नंबर आएगा, इसमें 5 डेज में ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, कल ही मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं मिलेगा, तो कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे। लेकिन ये हेल्थ सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है ना। वो डेंटल जो है वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। डेंटल में जैसे फॉर एग्जांपल टूथ फिलिंग कराना है, टूथ क्लीनिंग करवाना है, तो वो सब फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सर्जरी है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना दांत उखड़वाया था, तो वो फ्री है ना। बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे, मैंने करवाया था यहाँ पे, मैंने इंडिया में भी करवाया था अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, और फिर यहाँ भी कराया था, बहुत अच्छा था। तो उसका जो सर्जरी वगैरह है वो सब फ्री है सारा। बस टूथ का ये है कि जो फिलिंग करवाना है, क्लीनिंग करवाना है, या टूथ आपका अगर निकल गया है तो वो जो नकली जो टूथ होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उतना मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब का पैसा लगता है ना। नॉमिनल चार्जेस, बहुत चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अगर प्राइवेट जाओगे, प्राइवेट में काफ़ी पैसा लगेगा। सरकारी में भी लगता है लेकिन कम लगता है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लगता है। और बाकी चीज़ों के लिए फीवर, ऑपरेशन, सब कुछ का इलाज सब कुछ फ्री होता है हेल्थ चार्ज पे करने के बाद। तो ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। नाउ चलो मैं आपको अब वीज़ा एप्लीकेशन का, अपने वीज़ा एप्लीकेशन का मैं वॉक थ्रू देता हूँ। अनामिका के वीज़ा एप्लीकेशन का मैं वॉक थ्रू अभी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको डिपेंडेंट का भी वीज़ा एप्लीकेशन का वॉक थ्रू चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उसका भी एप्लीकेशन का वॉक थ्रू आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का वॉक थ्रू दे देता हूँ। ये जो है पीडीएफ मैंने बना के रखा था जब मैंने 2021 में वीज़ा एप्लीकेशन फिल किया था। आई होप कि डिटेल्स तो चेंज नहीं हुए होंगे। तो जैसे आप देखोगे एप्लीकेंट नेम, यूनिक एप्लीकेशन नंबर, आई थिंक ये खुद जनरेट हुआ था, GWF नंबर ये सब खुद जनरेट हुआ था। लेकिन मैं मुझे भरना था अपना पासपोर्ट नंबर क्या है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ एप्लीकेशन, आई थिंक ये भी खुद ही से आया होगा जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया होगा। टाइप ऑफ वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कॉस्ट नंबर। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको जब ये फॉर्म फिल करोगे तो आपसे मांगेगा कॉस्ट नंबर, तो कॉस्ट नंबर जो कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यहाँ जो मैंने आपको दिखाया उसमें था, तो उससे मैंने भरा था। सर्विस ऑप्शन क्या है, तो आई थिंक इसी में भरते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड सर्विस है या प्रायोरिटी सर्विस है, कितना मैंने फ़ी पे किया था। तो ये जो फ़ी है खाली वीज़ा का फ़ी है, ये IHS जो सरचार्ज मैंने बताया था वो नहीं है इसमें। सबमिशन मेथड क्या है, पेमेंट रेफरेंस नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ईमेल एड्रेस क्या है मेरा। नाउ ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप जो अप्लाई कर रहे हो आपको है कि आज अप्लाई करो, लेट से 1 जनवरी को अप्लाई करो, लेट से उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन चलो हाइपोथेटिकली, और आपको आना है यूके, मान लो 15 तारीख को आपने टिकट ले रखा है ना, या सोचा है कि आप 15 फेब को जाओगे, तो इसमें अगर आप डेट डालोगे ना कि 15 फेब को मैं जाने वाला हूँ, तो इसी दिन से आपका वीज़ा जो है वो स्टार्ट होके आएगा। तो स्टार्ट डेट जो वीज़ा का जो स्टिकर लगता है वो जो होगा वो इसी दिन से होगा। तो ये डेट जो है वो काफ़ी केयरफुली भरना कि जिस दिन आप आना चाहते हो, क्योंकि आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बोल दोगे कि नहीं मुझे 30 जनवरी को ही जाना है और जाना आपको 15 फेब को है, तो उससे क्या हो गया, 15 दिन आपने बर्बाद किए ना फालतू में अपने वीज़ा का। तो क्यों करना है ऐसा, है ना। जहाँ पे गिवन नेम, फैमिली नेम, आर यू नोन और हैव बीन नोन बाई अनदर नेम, कोई पुराना नाम था तो बताओ। ये जो ईमेल एड्रेस ऊपर दिया था कि आप ही का है या किसी और का है, कोई और ईमेल एड्रेस है कि आपके पास जिससे हम लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, ये है। फिर से जेंडर क्या है पासपोर्ट में आपके, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मैरिड या सिंगल, करंट कंट्री ऑफ नेशनैलिटी क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर यहाँ पे बोला था डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो मैंने बोला था येस, और क्या है मैंने अपना आधार नंबर डाला था, और इशूइंग अथॉरिटी जो है आधार का वो मैंने डाला था। उसके बाद से डू यू करेंटली होल्ड और हैव एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, तो ये आंसर नो है, बट ये डाला था मैंने। एड्रेस क्या है वो डाला था। क्या ये जो एड्रेस है वो कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस मतलब आपका सेम ही है क्या, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो, तो मैं तो जन्म से ही इस एड्रेस पे रह रहा था, तो वो डाला है। और ओनर कौन है इस घर का, तो मेरा घर है अपना, तो मतलब मैंने ख़रीदा नहीं है, मतलब पूर्वजों क्या मेरे पापा ने बनवाया था, तो मेरा ही है। तो मैंने डाला था कि मैं ओन करता हूँ। प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर, तो मैंने वो डाला था। कहाँ ये नंबर यूज़ करते हो, तो मैंने डाला था कि इंडिया में करता हूँ, है ना, मतलब फिर वो सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन, तो ये सेलेक्ट करना था। प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर, इसमें फिर से मांगा था, मतलब 2 नंबर मांगे थे, पता नहीं मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ। फिर इस नंबर पे कि आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हो, तो मैंने बोला कि आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाई टेलीफोन कॉल और मैसेज, दोनों से कर सकते हो। और कौन सा आपका प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है, तो दोनों में से मेरे जो प्रेफर्ड था वो मैंने दिया था। ये पासपोर्ट डिटेल्स मैंने भरा था यहाँ पे। ये स्पाउस डिटेल्स, यानी मैंने आपको ये पहले वीडियो में बताया था कि जो अनामिका का नाम है उसमें सरनेम नहीं है, मतलब इंडिया में भी ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका सिर्फ वो फर्स्ट नेम ही यूज़ करते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि सेकंड फैमिली नेम में मैं क्या भरूँ, तो मैंने अनामिका ही भरा था, ठीक है। इवन अनामिका के एप्लीकेशन फॉर्म में भी मैंने ऐसे ही भरा था, और वीज़ा आ गया था, है ना। लकीली मैं काफ़ी डरा हुआ था क्या होगा, तो मैंने स्पाउस डिटेल्स में मैंने सब भरा है ना, ये सारे डिटेल्स। ना वो यहाँ पेरेंट्स डिटेल्स में मेरे फादर और मदर की अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो मतलब मेरे फादर का मुझे डिटेल्स कुछ पता था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सारे थे वो मेरे होम टाउन में थे, छपरा में, तो मुझे एक्सेस नहीं था। तो मैंने ये कर दिया था कि आई डू नॉट हैव माई पेरेंट्स डिटेल्स। ना ये भरने के बाद मैं बहुत ही डरा हुआ था कि मेरा कहीं वीज़ा ये रोक ना दे, क्योंकि पेरेंट्स का नाम तो आप देख सकते हो पासपोर्ट पे, आपको दिखेगा कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना। तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ कि आई डू नॉट हैव माई पेरेंट्स डिटेल्स, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना था, तो ये सब मेरे पास नहीं था, है ना। मेरी मम्मी की डेथ तो काफ़ी पहले हो गई थी, तो मुझे ये सब उतना पता नहीं था, तो मैंने बस ये भर दिया था। लेकिन लकीली मेरा वीज़ा आ गया, कोई इशू हुआ नहीं। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने भरा होगा कि पहले मैं कहाँ काम करता था। डू यू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, ना मेरे पास एड्रेस नहीं था, ठीक है। अब मुझे लगता है मैंने नो भरा होगा तो ये कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा होगा मेरे, इसलिए मैंने येस कर दिया था, और मैंने अपने एम्प्लॉयर का उसमें एड्रेस डाल दिया था, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप आते हो यूके, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 15-20 दिन का एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है ना। अब 4-5 महीने तो आपके पहले वो मतलब होटल बुक करके तो नहीं देगा डिटेल, वो तो आप क्लोजर टू द डेट ऑफ अराइवल आपको देगा। तो इसलिए मैंने येस करके अपने एम्प्लॉयर का ही एड्रेस यहाँ डाल दिया था, ठीक है। इवन मैंने कंफर्म किया था अपने एम्प्लॉयर से, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास यार इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और डिस्क्लेमर ये है यार कि ये सारा मेरा पर्सनल मतलब व्यू है, ऐसा मतलब कोई मुकदमा मत कर देना यार मेरे पे, कुछ गलत हो जाए तो। और विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, मैंने भर दिया था नो।
अब हैव यू बीन इशूड विथ अ यूके वीज़ा इन पास्ट 10 years? यार यूके का क्या मतलब, मेरा पहला ही वीज़ा था यार यूके का, और उससे पहले मैं इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया, मतलब नेपाल और भूटान भी नहीं गया हूँ। तो ये, और हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 years? ये सब मैं कभी गया नहीं था, तो ये सब मैंने भरा था। या फिर यही पूछा था कि आपसे क्या वीज़ा कभी आपका डिनाई हुआ है, या आपको एंट्री रिफ्यूज़ की हुई है, या डिपोर्ट कर दिया गया है, ये सब। तो ये सब यार कहीं मैं गया ही नहीं था, तो क्या ही होगा। फिर अदर इन सब कंट्रीज़ में गए हो गया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन सब कंट्रीज़ में गए हो पास्ट 10 years में? तो नहीं, ऑफ कोर्स ये सब मैंने भर दिया था। हाँ, ये सब सारे और भी डिटेल्स थे, और अदर हिस्ट्री में मतलब ये सब सारे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, तो ये सब मैंने भरा था। आ, तो यही है, यही मेरा फॉर्म है बेसिकली, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो स्पॉन्सर का, हैज़ योर स्पॉन्सर और एम्प्लॉयर कन्फर्म यू आर एलिजिबल फॉर हेल्थ एंड केयर वीज़ा? व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर? डू यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर क्या था वो बताओ। ये बताओ कि आपका टाइटल क्या है, लेंथ क्या है आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का। हैज़ ए स्पॉन्सर अग्री टू सर्टिफाई योर मेंटेनेंस और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप? देखो ये, यहाँ मैंने बोला था कि हाँ उन्होंने किया है, क्योंकि कॉस्ट मैंने आपको दिखाया था ना कि उसमें है येस है, तो येस किया था। तो मेरे चेकलिस्ट में जब आपका जो फॉर्म भर दोगे चेकलिस्ट निकलेगा, तो उसमें आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या आप यूके में आके सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज का पूछा था कि आपका डिग्री क्या है, इंग्लिश में पढ़ाया गया है, डिग्री आपने किया है, डिग्री पढ़ाया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सब, ये सारे मतलब डिटेल्स मांगे थे मेरे से, तो ये सब मैंने भर दिया था। पीएचडी के बारे में पूछा था वो, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट का लिस्ट निकला था ना। एक और चीज़, यूके का जो वीज़ा होता है वो जिन आई थिंक 3 महीने का ही लगता है, जो स्टिकर होता है पासपोर्ट पे, जो स्टिकर आता है वो 3 महीने के लिए होता है। तो आप आओ पहले यूके, है ना, जब जाओ वीज़ा लग जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, है ना, और सबका हो जाए, हे भगवान सबका हो जाएगा। तो क्या होगा कि डेट होगा कि इस इतने दिन, तो कौन से दिन से स्टार्ट होगा मैंने आपको बताया, जो आप डालोगे अपने एप्लीकेशन में कि द डेट ऑन विच यू इंटेंड टू ट्रैवल टू द यूके, तो वो डेट से स्टार्ट होके मतलब 3 महीने तक वो रहेगा ना। 3 महीने, जब आप उस 3 महीने में कभी आप यूके आ सकते हो, आप यूके आ जाओगे तो आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से 3 महीने के बाद तो मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया ना, वो वाला जो स्टिकर लगा है आपके पासपोर्ट पे, तो आपको बीआरपी इशू होता है, जो कि फुल ड्यूरेशन के लिए इशू होता है। तो उसमें क्या है कि बीआरपी आप कहाँ से लोगे, तो उसमें आपको एक एड्रेस बताना पड़ता है, ठीक है, कि आप मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। तो अब मेरे पास कोई एड्रेस तो था नहीं उस समय, जैसे मैं कहाँ मूव हो रहा हूँ, मेरा होटल वोटल कुछ मुझे पता है नहीं। तो एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी बीआरपी कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, जैसे मेरा ऑफिस कैनरी वॉफ में है, तो मैंने कैनरी वॉफ के आजू बाजू जो पोस्ट ऑफिस नियर कैनरी वॉफ वो कर लिया, और फिर मैंने एक वही पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। तो मेरा जो बीआरपी है वो आया था पोस्ट ऑफिस पे ही, मैं आया था यहाँ पे। उसके बाद से मतलब 3-4 दिन बाद मैं गया पोस्ट ऑफिस, वहाँ मैंने दिखाया कि मेरा आया होगा बीआरपी, उन्होंने बोला हाँ आ गया है, और फिर उन्होंने मुझे बीआरपी दिया। तो ये आप पोस्ट ऑफिस का भी एड्रेस डाल सकते हो कोई, ठीक है। फिर से IHS हेल्थ सरचार्ज जो पे किया उसका रेफरेंस नंबर क्या है, ये सब सारी चीज़ें, और इसे कंसेंट वगैरह इन्होंने मेरे से लिया था, है ना। तो ये मेरे वीज़ा एप्लीकेशन का वॉक थ्रू था। तो ये रहा मेरा वीज़ा एप्लीकेशन का वॉक थ्रू, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे जब आप सारा फॉर्म भर दिया आपने, IHS पे कर दिया, वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ी पे कर दिया आपने, और फिर आपने VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट भी ले लिया ना। VFS ग्लोबल जो है वो ऑप्शन देता है कि या तो आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट लगता है, कॉस्ट मैंने लगाया था, जॉब ऑफर लेटर लगाया था, नंबर्स के लिए कितना पैसा मिल रहा है मुझे। उसके बाद से मैंने टीबी सर्टिफिकेट लगाया था, मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लगाया था। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का फॉर एग्जांपल मैंने डिग्री लगाया था, मार्कशीट लगाया था, और नैरिक का सर्टिफिकेट लगाया था। तो इन सब सारी चीज़ों को आप अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो जो अपलोड का जो सेक्शन है ना, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगा मुझे, टू बी ट्रू। क्योंकि जैसे मुझे ये 4 चीज़ चाहिए, मुझे चेकलिस्ट मिला है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो एक चेकलिस्ट भी मिलता है कि ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो वो चेकलिस्ट के हिसाब से उनका सेक्शन नहीं बना हुआ, बहुत ही अलग अलग सेक्शन बना है। मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो उसमें एक और ऑप्शन था कि अगर आपको ज़्यादा पैसा पे करोगे, मतलब एक सर्विस बाई करोगे उनसे, तो वो लोग आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अच्छे से लगा देंगे।
तो मैंने अब देखो यार यूके बार-बार तो आना होता नहीं है, तो मैंने सोचा भाई 500,000 एक्स्ट्रा पे करके वो सर्विस ले लेते हैं। तो मैंने वो सर्विस लिया था, उन्होंने ही मतलब स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट और मेरा अपलोड कर दिया था अच्छे से विदाउट एनी टेंशन, है ना? तो ये रहा। तो आप भी ये सर्विस ले सकते हो, आप देख लो, मतलब अगर आपको समझ में आता है, मतलब इट इज़ मेकिंग सेंस कि कैसे अपलोड करना है, आप कर दो। मतलब लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगा था, तो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि वीज़ा के लिए कोई इंटरव्यू होता है क्या? एज़ फार एज़ आई नो, यूके वीज़ा के लिए यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर होता होगा कोई केसेज़ में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होता है, मेरा तो नहीं हुआ था, ठीक है। लोग और भी चीज़ें पूछते हैं कि कॉर्स मिलने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन का क्या सक्सेस रेट है? उसके बाद से क्या मतलब डिग्री चाहिए क्या जॉब के लिए यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए? कितना एक्सपीरियंस चाहिए? क्या आप यूके से बाहर ट्रैवल कर सकते हो? वीज़ा मतलब अगर आप यूके में एक बार आ गए तो फिर क्या बाहर ट्रैवल कर सकते हो? क्या 12th पास या 10th पास लोग यूके आ सकते हैं? एंट्री लेवल जॉब कैसे लेनी है यूके में? डिपेंडेंट का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लगाना होता है कि नहीं, तो उसका मैंने आंसर कर ही दिया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। कहाँ अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए, तो मैंने बताया कि होम ऑफिस का वेबसाइट होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा, तो उस पे करना है, ठीक है। उसके बाद से एकोमोडेशन डिटेल्स के बारे में लोग पूछते हैं, तो ये तो चलो मैंने आपको वीज़ा एप्लीकेशन को वॉक थ्रू में बताया, है ना। उसके बाद से लोग पूछते हैं कि बीआरपी के लिए कैसे करना होता है। तो हाँ, ये सब सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं वहाँ पे आपको देता हूँ, ठीक है। अगर वीज़ा एप्लीकेशन में ये सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट करो, मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यही एक मोटिवेशन होता है। टू बी ट्रू, मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं देखा। तो मतलब क्योंकि चैनल उतना पॉपुलर अभी है नहीं, मतलब धीरे-धीरे होगा इंशाल्लाह, तो देखते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि 7000 लोगों ने अबाउट देखा है मेरा वीडियो, तो अब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि चलो इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, तो चलो किसी की हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तक के लिए बाय-बाय।